तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं किंग ऑफ जोरबर्ग नाम की इस सीरीज के नए सेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सेक्शन 3 है वो लॉन्च हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सीरीज के सेक्शन 31 से 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पूरी जानकारी आपको बताया गया इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुँचती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहे। तो मैं आगे इसके बारे में और डिटेल आपको बताता हूँ। किंग्स ऑफ जोबर्ग एक दक्षिण अफ्रीकी टेलीविजन सीरीज है जो जोहान्सबर्ग के एक आपराधिक परिवार, मासीरे परिवार के बारे में है। एक सीरीज में अपराध, नाटक और अलौकिक तत्वों का मिश्रण है। शोना फर्गुसन द्वारा निर्मित, इस फ्रेंचाइजी ने नेटफ्लिक्स पर लोकप्रियता हासिल की। पहले सीजन का प्रीमियर 4 दिसंबर 2020 को हुआ था। 3 अवलोकन। यह फ्रेंचाइज करिश्माई और शक्तिशाली साइमन मासिरे के नेतृत्व में मासिरे परिवार का अनुसरण करती है, जो जोबर्ग के आपराधिक साम्राज्य का सरगना है। परिवार को सत्ता संघर्ष, विश्वासघात और अलौकिक शक्तियों सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके अस्तित्व को खतरे में डालती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मासिरे परिवार को अपने हितों की रक्षा करने और आपराधिक अंडरवर्ल्ड में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इन बाधाओं को पार करना होगा। 4 कथानक। फ्रेंचाइजी का कथानक मासिरे परिवार की आपराधिक गतिविधियों और उनकी आंतरिक गतिशीलता के इर्द-गिर्द केंद्रित है। पहला सीजन दर्शकों को मासिरे परिवार की दुनिया से परिचित कराता है, जिसका नेतृत्व साइमन मासिरे करते हैं। हालांकि पहले सीजन के अंत में साइमन रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाता है, जिससे परिवार के भीतर एक शक्ति शून्यता बन जाती है। 23 जनवरी 2023 को रिलीज हुए दूसरे सीजन में 6 परिवार को साइमन की अनुपस्थिति और जोहान्सबर्ग के आपराधिक अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहे नए दुश्मनों के उभरने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 7 मासिरे परिवार को अपने स्वयं के राक्षसों का सामना करना चाहिए, विश्वासघाती गठबंधनों को नेविगेट करना चाहिए और एक अलौकिक पारिवारिक अभिशाप के बीच अपनी विरासत की रक्षा करनी चाहिए। सीजन वफादारी, विश्वासघात और शक्ति के परिणामों के विषयों की खोज करता है। 8 गालना। शोना फर्ग्यूसन, साइमन वेडर मासिरे, सीजन 1, जोबर्ग के आपराधिक साम्राज्य का सरगना और मासिरे परिवार का मुखिया। मोगोमोत्सी मो मासिरे के रूप में जोलिसा जालुवा, परिवार के अनिच्छुक नेता। 9 कोनी फर्गुसन, वेरोनिका मासिरे, साइमन की जुड़वां बहन, जो 20 साल बाद परिवार में वापस आती है। सिंडी महलांगू, फुमजी, मो की प्रेमिका और परिवार के संचालन में एक प्रमुख खिलाड़ी। ट्लोटलो मासिरे के रूप में टीके से बोथोमा, मो का बेटा जो परिवार के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता है। सेलो सेबोत्सेन, एजेंट स्टेन मजीबुको, फुमजी के चाचा और मासिरे परिवार के महत्वपूर्ण सहयोगी। शैली अपराध थ्रिलर के द्वारा बनाई गई शोना फर्गुसन। निर्देशक समद डेविस। अभिनीत कोनी फर्गुसन, शोना फर्गुसन, जोलिसा जालुवा, नोबुहले सैमुअल, सिंडी महलांगुजुंगू, एंजेला सिथोले क्रिस्टोफर, टीके सेबोथोमा, अब्दुल खोजा, स्टेम्बिसो खोजा, क्लिंट ब्रिंक, थेम्बिसिल सीटे, शोलोफेलो मत्सहाबा, नम्बिथा बेनमजवी, थापेलो मोकोएना, जे एनस्टे, सीन मार्को, लोरेन मोरोपा। उद्गम देश दक्षिण अफ्रीका। मूल भाषाएं अंग्रेजी, जोसा। ऋतुओं की संख्या 3। एपिसोड की संख्या 21। उत्पादन, कार्यकारी निर्माता शोना फर्गुसन, कोनी फर्गुसन, समद डेविस। उत्पादन स्थान दक्षिण अफ्रीका। उत्पादन कंपनी फर्ग्यूसन फिल्म्स। मूल रिलीज नेटवर्क नेटफ्लिक्स। मुक्त करना 4 दिसंबर 2020।
वर्तमान। आरोन आर्थर फर्ग्यूसन, 30 अप्रैल 1974, 30 जुलाई 2021, एक पेशेवर रूप से शोना फर्ग्यूसन के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक मोत्सवाना अभिनेता, कार्यकारी निर्माता और अपनी पत्नी कोनी फर्ग्यूसन के साथ फर्ग्यूसन फिल्म्स के सहसंस्थापक थे। कैरियर का आरंभ। फर्ग्यूसन ने 1992 में लेसोथो में द पैलेस होटल नाइट क्लब में क्लब डीजे के रूप में मनोरंजन की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू की। बोत्सवाना वापस जाने के बाद उनका ध्यान कॉरपोरेट दुनिया की ओर चला गया और वे आईटी व्यवसाय में आ गए। सेल्समैन के रूप में शुरुआत करने के बाद उन्होंने एक सम्मानित व्यवसायी बनने के लिए कड़ी मेहनत की, जहां उन्होंने कई उपलब्धि पुरस्कार जीते, जिसमें शीर्ष बिक्री प्रबंधक पुरस्कार 1998 से 99 भी शामिल है। अभिनय कैरियर। फर्ग्यूसन की पहली प्रमुख अभिनय भूमिका दक्षिण अफ्रीकी वेंडा भाषा के सोप ओपेरा मुवहांगो में डॉ. लेबुआ के रूप में थी। उन्होंने मार्च 2007 में शो छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 2011 से 2013 तक एम नेट सोप ओपेरा द वाइल्ड में इतुमेलेंग के रूप में अभिनय किया। उन्होंने अपनी पत्नी कोनी फर्ग्यूसन के साथ मिलकर फर्ग्यूसन फिल्म्स की स्थापना की। और दोनों ने अपने फिल्म निर्माण की पहली श्रृंखला रॉकविले में अभिनय किया। उन्होंने 2013 से 2016 में अपने अंतिम एपिसोड तक जेबी के रूप में अभिनय किया। उन्होंने 2014 की द गिफ्ट, एक फर्ग्यूसन फिल्म श्रृंखला में भी अभिनय किया और द क्वीन में जेरी माके के रूप में अभिनय किया, जो भी एक फर्ग्यूसन फिल्म श्रृंखला है जो 2016 में शुरू हुई। उनकी अन्य टीवी प्रस्तुतियों में इसिडिंगो, द नीड में टायसन और स्कैंडल में एलेक्स के रूप में शामिल है। 3. फर्ग्यूसन फिल्म्स। 2010 में उन्होंने पत्नी और अभिनेत्री कोनी फर्ग्यूसन के साथ फर्ग्यूसन फिल्म्स की शुरुआत की। उनके प्रोडक्शन में रॉकविल, किंग्स ऑफ जोबर्ग, आइगाजी, द गिफ्ट, द थ्रोन, द हर्ड, द क्वीन और द इम्पोस्टर शामिल थे। 2020 में उन्होंने किंग्स ऑफ जोबर्ग नामक एक नेटफ्लिक्स 6 भाग की श्रृंखला का निर्माण किया। फिल्में। फर्ग्यूसन को 2010 की फिल्म मिसेज मंडेला में कास्ट किया गया था। 4. व्यक्तिगत जीवन। उनका वंश आयरिश है। उन्होंने 31 जुलाई 2001 को अभिनेत्री कोनी मासिलो से मुलाकात की। 5. उन्होंने उसी साल नवंबर में शादी कर ली। 6. पुरस्कार और नामांकन। उन्हें टीवी सोप में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन हॉर्न पुरस्कार और टीवी मूवी में मुख्य अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए गोल्डन हॉर्न पुरस्कार मिला। 7. मौत। 26 जून 2021 को फर्ग्यूसन को कोविड-19 के साथ पाइनहेवन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत खराब होने के कारण उन्हें जुलाई के मध्य में जोहान्सबर्ग के मिलपार्क अस्पताल में ले जाया गया। 8. जहां 30 जुलाई 2021 को 47 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 9. एक निजी अंतिम संस्कार के बाद उन्हें फोरवेज मेमोरियल पार्क में दफनाया गया। 10. 2 दिन बाद एक स्मारक सेवा आयोजित की गई, जहां कोविड-19 लॉकडाउन नियमों के कारण उपस्थिति 50 तक सीमित थी। समद डेविस एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और निर्देशक है। उन्होंने 3 कैन प्ले दैट गेम, लव बाय चांस 1 और किंग्स ऑफ जोबर्ग का निर्देशन किया है। 2. प्रारंभिक जीवन। समद का जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हुआ। 3. आजीविका। समद ने 2001 में कॉमेडी ओनली इन द हुड से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 2007 में समद ने 3 कैन प्ले दैट गेम का निर्देशन किया, जो 2002 की फिल्म 2 कैन प्ले दैट गेम का सीक्वल था। उद्धरण आवश्यक। अफ्रीका में अपने काम का विस्तार करने के लिए उन्होंने घाना से शुरुआत की, जहां उन्होंने बेक्का के अफ्रीकन वूमन के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किया। उनके काम ने 2011 के 4 सिट म्यूजिक वीडियो अवार्ड्स, एक घानाई पुरस्कार समारोह में म्यूजिक वीडियो ऑफ द ईयर जीता। 4. 2011 में डेविस ने घाना के डांस हॉल कलाकार समिनी द्वारा
डैडी काई के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किया। 5-6 इस वीडियो को 2011 में चैनल ओ म्यूजिक वीडियो अवार्ड्स में मोस्ट गिफ्टेड रग्गा डांसहॉल वीडियो से सम्मानित किया गया और घाना को अपना पहला चैनल ओ म्यूजिक वीडियो अवार्ड दिलाया। 6 2013 में टेलीविजन में उनकी पेशेवर यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी बाजार में अपना पहला टीवी शो टॉप एक्टर एसे, जिसे बाद में टॉप एक्टर अफ्रीका नाम दिया गया, लॉन्च किया, जो अफ्रीका में अभिनय प्रतिभाओं की खोज के लिए केबल चैनल बीईटी के अफ्रीकी फीड पर एक रियलिटी शो के रूप में था। 7-8 उन्होंने 2017 में लव बाय चांस का निर्देशन और विमोचन किया। 9-10 यह कार्थेज फिल्म फेस्टिवल, 11 ग्रेटर क्लीवलैंड फिल्म फेस्ट, 12 के साथ साथ अमेरिकन ब्लैक फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई। 13 उसी वर्ष फिल्म ने अर्बन मीडिया मेकर्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। 14 शोना फर्ग्यूसन और कोनी फर्ग्यूसन के सहयोग से उन्होंने किंग्स ऑफ जोबर्ग फ्रेंचाइजी के पहले सीजन का विकास और कार्यकारी निर्माण किया, जिसे 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। 15 2023 में नेटफ्लिक्स ने किंग्स ऑफ जोबर्ग के सीजन 2 को डेविस के साथ कार्यकारी निर्माता, शोरनर और लीड डायरेक्टर के रूप में रिलीज किया। कॉन्स्टेंस कोनी फर्ग्यूसन, नी मैसिलो, जन्म 10 जून 1970, 1 दक्षिण अफ्रीकी मोत्सवाना अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और व्यवसायी है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सबसे लोकप्रिय सोप ओपेरा जेनरेशन में करबो मोरोका के रूप में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। 3-4 उन्होंने 1993 में शो की शुरुआत से लेकर 2010 में बाहर निकलने तक इसमें अभिनय किया। 2014 में उन्होंने थोड़े समय के लिए 4 साल की अनुपस्थिति के बाद शो में अपनी भूमिका को फिर से निभाया। 5 फर्ग्यूसन 2018 में फोर्ब्स वुमन अफ्रीका पत्रिका के कवर पर थीं। 6 आजीविका पीरिया 1993 से 2010, 2014 से 2016, 2023। 1993 में उन्होंने सबसे लोकप्रिय दक्षिण अफ्रीकी सोप ओपेरा जेनरेशन में ताऊ मोगले की पत्नी और आर्ची मोरोका की बहन करबो मोरोका की मुख्य भूमिका में अभिनय करना शुरू किया। 7 उन्होंने मेजिंग गुबाने, स्लिंदिले नोडंगला और सोफी एंडाबा के साथ अभिनय किया। 2010 में 16 वर्षों तक करबो मोरोका की मुख्य भूमिका निभाने के बाद 8 कोनी ने अन्य करियर विकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए जेनरेशन से अपने प्रस्थान की घोषणा की। 9 फर्ग्यूसन ने जेनरेशन को एक अच्छे नोट पर छोड़ दिया क्योंकि वह 4 साल बाद 2014 में सोप में लौट आई, जेनरेशन द लिगेसी को फिर से लॉन्च करने में मदद करने के लिए। 10 उसने 2016 में फिर से शो छोड़ दिया। 11-12 द वाइल्ड 2010 से 2013। 2010 में जेनरेशन से अलग होने के बाद उन्होंने एमनेट टेलीनोवेला द वाइल्ड में मुख्य भूमिका निभाई। 13 जिसे एक विदेशी दक्षिण अफ्रीकी गेम फार्म पर शूट किया गया था। उन्होंने अप्रैल 2013 में इसके रद्द होने तक अपने वास्तविक जीवन के पति शोना फर्गुसन के साथ सहाभिनय किया। 14-15 फर्ग्यूसन फिल्म्स 2010 वर्तमान। कोनी और उनके पति शोना ने 2010 में टेलीविजन कंपनी फर्गुसन फिल्म्स लॉन्च की। 16 उनका पहला प्रोडक्शन रॉकविल। 17 3 साल बाद एमनेट द्वारा कमीशन किया गया था। अन्य प्रस्तुतियों में शामिल है 18 द गिफ्ट, 19 द थ्रोन, 20 द क्वीन, 21 और द इम्पोस्टर। 22 यह जोड़ा अक्सर अपने स्वयं के निर्माणों में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए कोनी ने द क्वीन में हैरियट खोजा की भूमिका निभाई। 23 क्वीन को 2018 में दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविजन पुरस्कारों में कई श्रेणियों में नामांकित किया गया था। 24 वह नेटफ्लिक्स श्रृंखला किंग्स ऑफ जोबर्ग में दिखाई देती है, जो जनवरी 2023 में दूसरी श्रृंखला में आई। 25 साथी कलाकार सिंडी महलंगू,
बुहले सैमुअल्स, जोलिसा जालुवा और नाइजीरियाई अभिनेता एनिना निग्वे थे। 26 व्यावसायिक उद्यम। फर्ग्यूसन ने 2008 में ट्रू सेल्फ नामक एक खुशबू और 2014 में एक लोशन लॉन्च किया। 27 व्यक्तिगत जीवन। फर्ग्यूसन, तब मैसिलो, ने 1992 में साथी अभिनेता नियो मात्सुन्याने से शादी की। दिसंबर 1993 में उन्होंने एक बेटी का स्वागत किया। शादी के 5 साल बाद 1998 में उनका तलाक हो गया। 28 जुलाई 2001 में मैट्सेलिसो सेकेंडरी में फर्ग्यूसन की मुलाकात अभिनेता शोना फर्ग्यूसन से हुई। 29 नवंबर 2001 में मात्सुन्याने से तलाक के 3 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। जून 2002 में दंपति ने एक बेटी का स्वागत किया। 30 शादी के लगभग 20 साल बाद 30 जुलाई 2021 की दोपहर को कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण शोना फर्ग्यूसन की मृत्यु हो गई। मुवहांगो एक दक्षिण अफ्रीकी टेलीविजन सोप ओपेरा है जिसे डुमा एंडलोवू द्वारा बनाया गया है। इसे सार्वजनिक टीवी चैनल एसएबीसी 2 पर प्रसारित किया गया था और इसके समापन से पहले इसके बाद के दौर में औसतन 4 मिलियन दैनिक दर्शक थे। एक पहला एपिसोड 7 अप्रैल 1997 को प्रसारित किया गया था। यह पहला चिवेंदा भाषा का टीवी ड्रामा था। 2 लेकिन बाद में यह दिखाने के लिए बहुभाषी बन गया कि दक्षिण अफ्रीका की भाषाओं और संस्कृतियों का इस्तेमाल विभाजन के बजाय एकजुट करने के लिए किया जाना चाहिए, भले ही चिवेंदा इसकी प्राथमिक भाषा है। 3 शो इस आधार पर बनाया गया है कि उमुंतु ngumuntu नगाबंटू का अर्थ है कि हम एक संदर्भ के भीतर मौजूद है। शो में मजबूत पारिवारिक उन्मुख कहानियां हैं जो पारंपरिक और आधुनिक तरीकों के बीच संघर्ष को बताने का प्रयास करती है। वाक्वेवो पारंपरिक चीजों के संरक्षक है, जबकि जोहान्सबर्ग लॉट आधुनिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। 2006 में इस श्रृंखला को सर्वश्रेष्ठ सोप ओपेरा के लिए दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 4 मुख्य कलाकार। अभिनेता, अभिनेत्री भूमिका स्थिति। गैब्रियल टेमुरजानी अजविंडिनी मुक्वेवो अग्रणी भूमिका। मोमेला महुवा सुसान मुक्वेवो अग्रणी भूमिका। डिंगान खुमालो जेम्स मोत्सामाई अग्रणी भूमिका। लेलेटी खुमालो डॉ नौनहलानहला जिम्बाराम्बुलाना अग्रणी भूमिका। लितेबोहो मोलिसे तेबोहो मुक्वेवो अग्रणी भूमिका। इनोसेंटिया मंचिडी रेंडानी मुक्वेवो अग्रणी भूमिका। सिडनी रामाकुवेला मुलालो मुक्वेवो अग्रणी भूमिका। रेजिना नेसेंगानी वोहो मासिंदी मुक्वेवो अग्रणी भूमिका। मैकडोनाल्ड एंडू खखाथी केके मुलौजी अग्रणी भूमिका। जोंके मचुनु इमानी नकोसी अग्रणी भूमिका। नाथनियल रामबुलाना तेंदामुज्जिमु मुराऊ अग्रणी भूमिका। हेस्टिग्स मुरावहा अवतकाली रामबुलना अग्रणी भूमिका। रोनेवा मुराऊ लिंडेलानी मुक्वेवो अग्रणी भूमिका। वाइजमैन जिथा नेदेमेजो अग्रणी भूमिका। अजविम्भवी रंबुरा एम्फो मुराऊ सहायक की भूमिका। तेबात्सो माशिशी केगोसी मुलाउजी सहायक की भूमिका। सिंडी महलांगू, जन्म 21 नवंबर 1996, एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेत्री, प्रभावशाली व्यक्ति और मॉडल है। उन्हें ईटीवी सोप ओपेरा स्कैंडल में वायलेटा माम्बा की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, एक और द क्वीन में सियांडा दलमानी की भूमिका निभाने के लिए। 2 सिंडी महलांगू, जन्म 21 नवंबर 1996, आयु 28, म्पुमलंगा, विटबैंक, दक्षिण अफ्रीका। शिक्षा होयर स्कूल स्टैंडर्टन। व्यवसायों। अभिनेत्री, प्रभावशाली व्यक्तिनमूना। सक्रिय वर्ष 2017। वर्तमान। बच्चे 1। प्रारंभिक जीवन। महलांगू का जन्म 21 नवंबर 1996 को विटबैंक, मपुमलांगा, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 3 वह होयर स्कूल स्टैंडर्टन गई जहां वह दोनों भाषाओं, अंग्रेजी और अफ्रीकी भाषा सीख रही थी। उसके माता-पिता के तलाक के बाद उसे और उसके भाई को उसकी मां और दादी ने पाला।
4. आजीविका। 2016 में महलांगू ने द हर्ड में डुमाजिले मथेथवा की भूमिका निभाकर अभिनय में अपनी पहली शुरुआत की। 5. 2019 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी टीवी सीरीज द क्वीन में मजांसी मैजिक पर सियांडा डेलमिनी की भूमिका निभाई। 6. और मकोटी पर काइजे की भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने ईटीवी सोप ओपेरा स्कैंडल में वायलेट मांबा के रूप में अभिनय किया। 7. और नेटफ्लिक्स सीरीज ब्लड एंड वाटर में जामा के रूप में अभिनय किया। 8. वह नेटफ्लिक्स सीरीज किंग्स ऑफ जोबर्ग में भी दिखाई दी, जो जनवरी 2023 में दूसरी सीरीज में चली गई। 9. 10. व्यक्तिगत जीवन। महलांगू वर्तमान में दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉल खिलाड़ी बोंगानी जुंगू को डेट कर रही है। 11. 12. 2 साल साथ रहने के बाद उन्होंने 2022 में अपने पहले बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया। 13. 14. 15. फिल्मोग्राफी। वर्ष पतली परत भूमिका। 2016 झुंड डुमाजिले मथेथवा। 2019 रानी सियांडा द्लामिनी। 2019 मकोती काइसे। 2020 कांड वायलेटा मांबा। 2020 रक्त और पानी जामा बोल्टन। 2021 जोबर्ग के राजा फुमजिले मसिरे। 2022 केडी बोन बुहले। 2024 कंकाल तट कमरबंद। 2024 कोमल प्रेम जांडीजे। थेम्बी सीते। जन्म 25 मार्च 1977, एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेत्री, गायिका, गीतकार, मीडिया व्यक्तित्व और मॉडल है। 1. 2. उन्हें पूर्व क्वाइटो समूह बूम शाका के सदस्य के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मजांसी मैजिक टेलीनोवेला गमोरा में ग्लेडिस की भूमिका निभाई। 3. 4. 2020 में इसकी शुरुआत से लेकर 2023 में इसके समापन तक। प्रारंभिक जीवन। सीते का जन्म 25 मार्च 1977 को सोवेटो, गौतेंग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु 2014 में हो गई थी। 5. वह अपनी चाची और चाचा के साथ वाल में सेबोकेंग में पली बड़ी। 6. उनकी मां रेबेका सीते की जुलाई 2021 में ब्रेन ट्यूमर के कारण मृत्यु हो गई। 7. 8. 9. उनका एक बेटा है, जिसका जन्म 2018 में व्यवसायी कोलेन माशवाना से हुआ। 4. आजीविका। 1993 में वह बूम शाका नामक क्वाइटो सुपरग्रुप की सदस्यों में से एक बन गईं। 10. उन्होंने समूह के साथ प्रदर्शन करना जारी रखा जब तक कि 2000 में समूह विभाजित नहीं हो गया। फिर 2000 में उन्होंने हाईजैक स्टोरीज में अभिनीत अपनी पहली फिल्म भूमिका की। 4. इसके बाद वह सब एक ड्रामा सीरीज यिजो यिजो में शामिल हो गईं। इसके साथ ही उन्होंने श्योर नटोम्बजाना की रिलीज के साथ टीवी सीरीज के साउंड ट्रैक पर काम किया। सीते एक अन्य सब एक ड्रामा सीरीज गजलाम के कलाकारों में भी शामिल हुई, जहां उन्होंने 2004 तक लेराटो की भूमिका निभाई। 6. उन्होंने एक गायिका के रूप में प्रदर्शन करना जारी रखा। थेम्बी और 2001 में अपना पहला एकल एल्बम लॉलीपॉप जारी किया। 2005 में उन्होंने डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म क्रॉसिंग द लाइन में पुमला की भूमिका निभाई। 2006 में उन्हें सब एक सॉकर ड्रामा सीरीज जोन 14 में उनकी पहली प्रमुख भूमिका में लिया गया। सीरीज में उन्होंने 4 सीजन के लिए नीना मोलोई की भूमिका निभाई और अच्छी समीक्षा की। 6. 12. 2009 में उन्होंने अपने वयस्क समकालीन एल्बम म्यूजिक इज माई लाइफ के माध्यम से ब्लैक डायमंड रिलीज किया। 13. 2014 में उन्होंने मजांसी मैजिक फिल्म द गिफ्ट में अभिनय किया। 14. 15. 4. उसी वर्ष उन्होंने बॉब माबेना के साथ मजांसी मैजिक शो द जूस की सहमेजबानी की। 16. बाद में सीते लोकप्रिय ईटीवी सोपी रिदम सिटी के कलाकारों में बोंगी की भूमिका में शामिल हुई। 17. 18. 19. 2020 में थेम्बी को मजांसी मैजिक के टेलीनोवेला गमोरा में एक और लोकप्रिय टेलीविजन भूमिका ग्लेडिस के लिए चुना गया। 6. 20. 2020 में
वह नेटफ्लिक्स ओरिजिनल किंग्स ऑफ जोबर्ग में दिखाई दीं। 14 2021 में वह मजांसी मैजिक गायन रियलिटी प्रतियोगिता आइडल साउथ अफ्रीका के 17वें सीजन के एक एपिसोड में अतिथि न्यायाधीश थीं। 21 अभिनय के अलावा वह एक ब्यूटिशियन के रूप में भी काम करती है, जहां वह सैलून अजूरी की मालिक है। 6 फरवरी 2022 में सीटे को आइडल साउथ अफ्रीका के सीजन 18 में जज के रूप में घोषित किया गया। 22 वह अगले वर्ष 2023 में लौटी। फिल्मोग्राफी वर्ष पतली परत भूमिका शैली नोट्स 2000 अपहरण की कहानियां हिप गर्ल एक पतली परत 2000 यिजो यिजो जानेले टीवी श्रृंखला 2000 गजलम लेराटो टीवी श्रृंखला 2005 रेखा पार करना पुमला टीवी श्रृंखला 2006 जोन 14 नीना मोलोई टीवी श्रृंखला 2009 एमटनजिनी.com लिली टीवी श्रृंखला 2014 उपहार अभिनेता पतली परत 2014 जीवा स्वयं टीवी श्रृंखला 2015 रिदम सिटी बोंगी टीवी श्रृंखला 2020 से 2023 गोमोरा ग्लेडिस ग्लामिनी टीवी श्रृंखला 2020 पारिवारिक रहस्य एलेनोर ग्रेस टीवी श्रृंखला 2020 जोबर्ग के राजा केनेलवे टीवी श्रृंखला 2022 आइडल साउथ अफ्रीका न्यायाधीश टीवी श्रृंखला 2023 से 2024 वयस्कता 23 पोर्टिया टीवी श्रृंखला 13 एपिसोड जेसिका जे कार्ली एंस्टे जन्म 13 फरवरी 1991 जिन्हें जे एंस्टे के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेत्री और मॉडल है। 2 उन्हें स्लीपर्स वेक, फेयरवेल एला बेला, ट्रेमर्स, ए कोल्ड डे इन हेल और हेल ट्रिप जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 3 व्यक्तिगत जीवन जेसिका का जन्म 13 फरवरी 1991 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता नॉर्मन एंस्टे भी एक अभिनेता है और उनकी मां पेनी एंस्टे पैक्ट बैले के साथ एक बैले डांसर थीं। स्कूली जीवन के दौरान वह पियानो, गायन और बॉलरूम नृत्य में उत्कृष्ट थी। 4 उनकी एक बहन है, एमी, जो एक अभिनेत्री भी है। उनका साथी अभिनेता और टॉप बिलिंग प्रेजेंटर जोनाथन बॉयटली के साथ लंबे समय से रिश्ता था। 5, 6, 7, 8 उन्हें यूस्पेक द्वारा वर्ष के युगल के रूप में भी नामित किया गया था। 9, 10 हालांकि वे गलतफहमी और परस्पर विरोधी कार्यक्रमों का हवाला देते हुए अलग हो गए। 4 फिर 2017 में उन्होंने सीन कपलान के साथ डेटिंग की। 11 2021 में उन्होंने साथी अभिनेता सीन मार्को वोर्स्टर से शादी की। 12 13 आजीविका उन्होंने प्रिटोरिया टेक्निकॉन से नाटकीय कला में अपना राष्ट्रीय डिप्लोमा प्राप्त किया। अपना डिप्लोमा पूरा करने के बाद उन्होंने सुपरस्पोर्ट, रेड बेरी, जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय और एडगर्स के विज्ञापनों में काम करना शुरू कर दिया। 4 2006 में उन्होंने कैच अ फायर के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत की और केटी वोस की भूमिका निभाई। इसके बाद वह टू वर्ल्ड्स, स्लीपर्स वेक, फ्रेंड रिक्वेस्ट और रक्का जैसी कई फिल्मों में नजर आईं। 4 2011 में उन्होंने सब 3 सोपिए इसिडिंगो में चार्ली होम्स की भूमिका के साथ टेलीविजन पर शुरुआत की। 14 यह भूमिका उनके अभिनय करियर का महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जहां उन्होंने 2012 तक लगातार 7 वर्षों तक यह भूमिका निभाई। 2012 में एंस्टे कनाडाई फिल्म इनसेस्केपेबल में दिखाई दीं। 15 2013 में वह सब एक रियलिटी प्रतियोगिता ट्रोपिका आइलैंड ऑफ ट्रेजर के 5वें सीजन में सेलिब्रिटी प्रतियोगी के रूप में शामिल हुईं। इस बीच उन्होंने एमनेट सीरीज स्निच, ईटीवी पर रिदम सिटी और बीबीसी के लिए यंग लियोनार्डो में टेलीविजन पर प्रस्तुति दी। 16 2018 में उन्होंने हॉरर फिल्म फेयरवेल एला बेला में मुख्य भूमिका एले निभाई। 17 फिल्म को यूएसए में नाटकीय स्क्रीनिंग बनाया गया था। 18 2020 में वह एमनेट
डीएसटीवी 101 टेलीविजन धारावाहिक इनकंसीवेबल के साथ जुड़ गईं। 19 उसी वर्ष वह एलेक्जेंड्रा लेक्सी प्राइस की भूमिका के साथ एक और धारावाहिक लिगेसी में शामिल हुई। 20 फिल्मोग्राफी वर्ष पतली परत भूमिका शैली संदर्भ 2006 आग पकड़ना केटी वोस पतली परत 2006 नाक काइली वॉट्स टीवी श्रृंखला 2006 हृदय रेखाएं एलिस एंडरसन पतली परत 2007 रिदम सिटी क्रिजेट टीवी श्रृंखला 2007 दो दुनियाएं जना पतली परत 2008 स्ट्रिक्टली कम डांसिंग टीवी श्रृंखला 2011 इसिडिंगो आवश्यकता चार्ली होम्स टीवी श्रृंखला 2011 लियोनार्डो पेट्रोनेला टीवी श्रृंखला 2012 अनिवार्य मुना अब्दुल करीम पतली परत 2012 स्लीपर वेक जैकी वेंटर पतली परत 2013 ट्रॉपिका खजाने का द्वीप टीवी श्रृंखला 2014 अगुवा महिला मॉडल 2 पतली परत 2015 मित्र अनुरोध लड़की 1 पतली परत 2015 अबो मजाला जेसिका टीवी श्रृंखला 2017 हार्ट अका 4 मिनट लुइस नर्स लघु फिल्म 2017 हैरी का खेल हथौड़ा पतली परत 2017 इसिबाया सुसान टीवी श्रृंखला 2017 रक्का महिला बमवर्षक लघु फिल्म 2017 रक्तदान अभियान डायन टीवी श्रृंखला 2018 ट्रेमर्स नर्क में एक ठंडा दिन डी वीडियो 2018 अलविदा एला बेला एली पतली परत 21 2018 नरक यात्रा एमिली लार्सन स्टंट कलाकार पतली परत 2019 सेंट एग्नेस की लड़की डेबी पतली परत 2020 अमेरिकी अपराध के अंतिम दिन महिला भयभीत अधिकारी टीवी श्रृंखला 2020 समझ से बाहर टैमसिन वॉट्स टीवी श्रृंखला 2020 परंपरा एलेक्जेंड्रा लेक्सी प्राइस टीवी श्रृंखला क्लिंट ब्रिंक जन्म 29 सितंबर 1980 एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेता है। उन्हें फिल्म किंग डॉग एलेन डाई स्टोरी वैन एलेन पक्कीज और लॉकडाउन हाइट्स के साथ साथ सोप ओपेरा बिनलैंडर्स में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन ब्रिंक का जन्म पार्ल केप प्रांत अब पश्चिमी केप में हुआ था। उन्होंने न्यू ऑरलियंस हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1999 में सिटीवर्सिटी स्कूल ऑफ मीडिया एंड क्रिएटिव आर्ट्स से फिल्म और टेलीविजन में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 2 आजीविका अपनी पढ़ाई के दौरान ब्रिंक ने कई लघु फिल्मों पर काम किया। स्नातक होने के बाद 19 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म गैंगस्टर्स एंड डांसर्स के लिए ऑडिशन दिया। दुर्भाग्य से फिल्म को इसके निर्माण से पहले ही रद्द कर दिया गया था। हालांकि उन्हें टेलीविजन सीरीज बैकस्टेज में शॉन जैकब्स की भूमिका मिली। इसके बाद वे सोप ओपेरा जेनरेशन में ब्रैडली पॉल्स के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने कई दक्षिण अफ्रीकी फिल्मों जैसे डॉलर्स एंड व्हाइट पाइप्स, स्वॉप और मेगा पाइथन बनाम गेटोरॉयड में भी अभिनय किया। 2006 में उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉलर्स प्लस व्हाइट पाइप्स में उनकी भूमिका के लिए फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार सैफ्टा के लिए नामांकित किया गया था। 2007 में उन्होंने स्कैंडल श्रृंखला में टिनो मार्टेंस के रूप में अभिनय किया। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने टीवी सोप में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सैफ्टाज अर्जित किया। 2 व्यक्तिगत जीवन 2000 में ब्रिंक ने साथी अभिनेत्री मारुबिनी मोगले को डेट करना शुरू किया। 2002 में ब्रिंक, मोगले और मोगले की बहन लेराटो एक साथ कार में थे। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार पलट गई। मारुबिनी की मृत्यु हो गई जबकि ब्रिंक और लेराटो को मामूली चोटें आईं। 2 ब्रिंक ने 2016 में नामीबियाई मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता स्टेफी वैन विक से शादी की। 4 फिल्मोग्राफी वर्ष पतली परत भूमिका शैली संदर्भ
2005 बिन्नेलैंडर्स डॉ स्टीव अब्राहम्स टीवी श्रृंखला। 2005 डॉलर और सफेद पाइप बर्नी बाई चीज पतली परत। 2007 कांड वैलेंटिनो टिनो मार्टेंस पतली परत। 2008 स्वॉप बेवन एडोनिस पतली परत। 2013 भाग्यशाली बास्टर्ड डेविन पतली परत। 2014 रॉकविल ट्रेवर टीवी श्रृंखला। 2018 एलेन द एलेन पक्कीज स्टोरी एड्रियन सैमुअल्स पतली परत। 2020 लॉकडाउन हाइट्स डेमियन टीवी श्रृंखला। टीबीडी राजा कुत्ता कांग पतली परत। थापेलो मोकोएना एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेता, टेलीविजन निर्माता और प्रस्तुतकर्ता है। उन्हें यूके के बुलेट प्रूफ एस 3 में विलियम ट्रैकर सीरीज में उनकी भूमिका और 2005 में रियलिटी प्रतियोगिता फियर फैक्टर के दक्षिण अफ्रीकी संस्करण के पहले सीजन को प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। एक काम उन्होंने 2007 से 2012 तक वाइल्ड एट हार्ट में सेड्रिक फतानी की भूमिका भी निभाई है। उन्होंने 2013 की फिल्म मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में इलियास मोत्सोलेदी की भूमिका भी निभाई। वह अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी ईजी संडे प्रोडक्शंस के मालिक है। उन्होंने काफी फिल्मों और टेलीविजन शो में अभिनय किया है, जिनमें से एक बिटवीन फ्रेंड्स इथाला है। उन्होंने नथिंग फॉर महिला में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। वह ब्रोकन वॉज में उहुरू के रूप में भी अभिनय करते हैं। उन्होंने 2016 में मिसेज नाइस गाय में भूमिका निभाई। उन्होंने हिट सीरीज ट्रैकर्स में क्विन की भूमिका निभाई। उन्होंने स्काई टीवी के बुलेट प्रूफ सीजन 3 में विलियम की भूमिका भी निभाई। दक्षिण अफ्रीका में दुनिया के कुछ सबसे पुराने पुरातात्विक और मानवजीवाश्म स्थल है। 38, 39, 40 पुरातत्वविदों ने गौतेंग प्रांत में गुफाओं की एक श्रृंखला से व्यापक जीवाश्म अवशेष बरामद किए हैं। यह क्षेत्र एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को मानव जाति का पालना नाम दिया गया है। साइटों में स्टर्कफोंटेन शामिल है, जो दुनिया में होमिनिन जीवाश्मों के लिए सबसे समृद्ध साइटों में से एक है। साथ ही स्वाटक्रांस, गोंडोलिन गुफा, क्रोमोड्राई, कूपर की गुफा और मलापा भी शामिल है। रेमंड डार्ट ने 1924 में अफ्रीका में खोजे गए पहले होमिनिन जीवाश्म ताउंग चाइल्ड ताउंग के पास पाया की पहचान की। अन्य होमिनिन अवशेष लिम्पोपो प्रांत में माकापनसगाट, फ्री स्टेट प्रांत में कॉर्नेलिया और फ्लोरिस्पाद और पश्चिमी केप प्रांत में पिनेकल पॉइंट, एलैंड सफोंटेन और डाई केल्डर्स गुफा। 41 इन खोजों से पता चलता है कि लगभग 3 मिलियन वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न होमिनिड प्रजातियां मौजूद थीं, जिनकी शुरुआत ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस से हुई थी। 42 जिसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा, होमो एर्गस्टर, होमो इरेक्टस, होमो रोडसिएंसिस, होमो हेलमेई, होमो नेलेडी और आधुनिक मानव होमो सेपियंस थे। आधुनिक मनुष्य कम से कम 1,70,000 वर्षों से दक्षिणी अफ्रीका में निवास कर रहे हैं। विभिन्न शोधकर्ताओं ने वाल नदी घाटी के भीतर कंकर उपकरण स्थित किए हैं। 43 44 बंटू विस्तार मापुंगुब्वे हिल मापुंगुब्वे साम्राज्य की पूर्व राजधानी का स्थल। मुख्य लेख बंटू विस्तार। लोहे का उपयोग करने वाले कृषक और चरवाहे बंटूभाषी लोगों की बस्तियां लिम्पोपो नदी के दक्षिण में, अब बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के साथ उत्तरी सीमा, 4वीं या 5वीं शताब्दी ई तक मौजूद थीं। बंटू धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़े। माना जाता है कि आधुनिक क्वाजुलुंताल प्रांत में सबसे शुरुआती लोहे के काम लगभग 1050 के आसपास के हैं। सबसे दक्षिणी समूह जोसा लोग थे, जिनकी भाषा में पहले के खोइसन लोगों की कुछ भाषाई विशेषताएं शामिल है। जोसा आज के पूर्वी के प्रांत में ग्रेट फिश नदी तक पहुंच गए। जैसे जैसे वे पलायन करते गए, इन बड़ी लौह युग की आबादी ने पहले के लोगों को विस्थापित या आत्मसात कर लिया। म्पुमलंगा प्रांत में कई पत्थर के घेरे एक पत्थर की व्यवस्था के साथ पाए गए हैं, जिसे एडम का कैलेंडर नाम दिया गया है, और माना जाता है कि खंडेहर बेकोन एक उत्तरी सोथो लोगों द्वारा बनाए गए थे। 45
46 मापुंगुब्वे 1220 के आसपास लिम्पोपो शाशे बेसिन में के 2 के अभिजात वर्ग ने मापुंगुब्वे पहाड़ी के सपाट शीर्ष शिखर पर बसने के लिए स्थानांतरित किया, जबकि आबादी नीचे बस गई। पवित्र राजत्व के विकास के लिए वर्षा का निर्माण महत्वपूर्ण था। 1250 तक राजधानी की आबादी 5000 थी और राज्य ने 30,000 वर्ग किमी 11,500 वर्ग मील को कवर किया, जो हिंद महासागर के व्यापार के माध्यम से समृद्ध हो रहा था। 1300 के आसपास मापुंगुब्वे के पतन के आसपास की घटनाएं अज्ञात है। हालांकि व्यापार मार्ग लिम्पोपो से उत्तर की ओर जाम्बेजी की ओर स्थानांतरित हो गए, जिससे ग्रेट जिम्बाब्वे का उदय हुआ। पहाड़ी को छोड़ दिया गया और मापुंगुब्वे की आबादी बिखर गई। 47 पुर्तगाली अन्वेषण। यह भी देखे, पुर्तगाली खोजे। पुर्तगाली खोजकर्ता बार्टोलोमू डायस केप ऑफ गुड होप का सफलतापूर्वक चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बनने के बाद केप पॉइंट पर क्रॉस लगाते हुए 1487 में पुर्तगाली खोजकर्ता बार्टोलोमू डायस ने दक्षिणी अफ्रीका में उतरने के लिए पहली यूरोपीय यात्रा का नेतृत्व किया। 4 दिसंबर को वे वाल्फिस्क बे, वर्तमान नामीबिया में अब वाल्विस बे के रूप में जाना जाता है, में उतरे। यह उनके पूर्ववर्ती पुर्तगाली नाविक डियोगो काओ, केप क्रॉस, खाड़ी के उत्तर में, द्वारा 1485 में पहुंचे गए सबसे दूर के बिंदु के दक्षिण में था। डायस दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नीचे की ओर बढ़ते रहे। 8 जनवरी 1488 के बाद तूफानों के कारण तट के साथ आगे बढ़ने से रोके जाने पर वे भूमि की दृष्टि से बाहर चले गए और अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु को देखे बिना ही पार कर गए। वे अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंच गए, जिसे उन्होंने रियो डू इम्फे किंग जॉन द्वितीय ने इस बिंदु का नाम बदलकर काबो दा बोआ एस्पेरांका या केप ऑफ गुड होप कर दिया, क्योंकि इससे ईस्ट इंडीज की समृद्धि बढ़ी थी। 49 डायस की नेविगेशन की उपलब्धि को लुइस डी कैमोस की 1572 की महाकाव्य कविता ओस लुसिडास में अमर कर दिया गया। डच उपनिवेशीकरण। मुख्य लेख डच केप कॉलोनी और बोअर गणराज्य। चार्ल्स डेविडसन बेल की 19वीं सदी की पेंटिंग, जिसमें जॉन वैन रीबीक का चित्रण है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहली यूरोपीय बस्ती की स्थापना की थी, 1652 में टेबल बे में पहुंची। 1595 में डच ने दक्षिणी अफ्रीका के तट के साथ अपना पहला संपर्क बनाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाल की समुद्री शक्ति में गिरावट के साथ अंग्रेज और डच व्यापारियों ने मसाला व्यापार पर पुर्तगाल के आकर्षक एकाधिकार को खत्म करने के लिए प्रतिस्पर्धा की। 50 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने 1601 की शुरुआत से ही प्रावधानों की तलाश में केप पर छिटपुट रूप से कॉल किया, लेकिन बाद में शरण के बंदरगाहों के रूप में असेंशन द्वीप और सेंट हेलेना को पसंद किया। 51 डच की रुचि 1647 के बाद जागृत हुई, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 कर्मचारी कई महीनों तक केप में फंसे रहे। नाविक स्थानीय लोगों से ताजा पानी और मांस प्राप्त करके जीवित रहने में सक्षम थे। 51 उन्होंने उपजाऊ मिट्टी में सब्जियां भी बोईं। 52 हॉलैंड लौटने पर उन्होंने लंबी यात्राओं के लिए गुजरने वाले जहाजों के स्टॉक के लिए प्रावधानों के लिए गोदाम और उद्यान के रूप में केप की क्षमता पर सकारात्मक रिपोर्ट दी। 51 1652 में केप समुद्री मार्ग की खोज के 1.5 सदी बाद जॉन वैन रीबेक ने केप ऑफ गुड होप में एक विक्टुअलिंग स्टेशन की स्थापना की, जो बाद में केप टाउन बन गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। 53 54 समय के साथ केप बड़ी संख्या में व्रीजेलिडेन का घर बन गया, जिन्हें व्रीजबर्गर्स, शाब्दिक रूप से स्वतंत्र नागरिक के रूप में भी जाना जाता है, जो पूर्व कंपनी कर्मचारी थे जो अपने अनुबंधों की सेवा के बाद डच विदेशी क्षेत्रों में रहे। 54 डच व्यापारियों ने वर्तमान इंडोनेशिया, मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका से हजारों गुलाम लोगों को भी नवजात कॉलोनी में लाया। 55 देश के कुछ शुरुआती मिश्रित नस्ल समुदाय व्रीजबर्गर्स, गुलाम लोगों और स्वदेशी लोगों के बीच बने थे। 56 इससे एक नए जातीय समूह,
केप कलर्ड्स का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका के स्वदेशी खोइसन लोगों और डच बसने वालों के बीच संसाधनों को लेकर संघर्ष 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और सदियों तक जारी रहा। 57 डच उपनिवेशवादियों के पूर्व की ओर विस्तार के कारण दक्षिण पश्चिम की ओर पलायन करने वाले जोसा राष्ट्र के साथ युद्ध हुए, जिन्हें जोसा युद्धों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष ग्रेट फिश नदी के पास चारागाह के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, जिसे उपनिवेशवादी मवेशियों को चराने के लिए चाहते थे। 58 व्रीजबर्गर्स, जो सीमा पर स्वतंत्र किसान बन गए थे, उन्हें बोअर के रूप में जाना जाता था। कुछ अर्धखानाबदोश जीवन शैली को अपनाने वाले को ट्रेक बोअर्स के रूप में दर्शाया गया था। 58 बोअर्स ने हीले मिलिशिया का गठन किया, जिसे उन्होंने कमांडो कहा, और जोसा छापों को पीछे हटाने के लिए खोइसन लोगों के साथ गठबंधन किया। आम रही। 58 ब्रिटिश उपनिवेशीकरण, मफेकेन और ग्रेट ट्रेक। मुख्य लेख: एम्फेकेन, केप कॉलोनी पर आक्रमण, केप कॉलोनी, ग्रेट ट्रेक, ब्रिटिश बेचुआनालैंड और नेटाल कॉलोनी। फरवरी 1838 में बोअर शिविर पर जुलू हमले का चित्रण। ग्रेट ब्रिटेन ने 1795 और 1803 के बीच केप टाउन पर कब्जा किया ताकि इसे फ्रांसीसी प्रथम गणराज्य के नियंत्रण में आने से रोका जा सके, जिसने निम्न देशों पर आक्रमण किया था। 58 1803 में बैटावियन गणराज्य के तहत डच शासन में संक्षेप में लौटने के बाद 1806 में केप पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 59 नेपोलियन युद्धों की समाप्ति के बाद इसे औपचारिक रूप से ग्रेट ब्रिटेन को सौंप दिया गया और यह ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बन गया। 60 दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश प्रवासन 1818 के आसपास शुरू हुआ, जो बाद में 1820 के सेटलर्स के आगमन के साथ समाप्त हुआ। 60 नए उपनिवेशवादियों को बसने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य मुख्य रूप से यूरोपीय कार्यबल के आकार को बढ़ाना और जोसा आक्रमणों के खिलाफ सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना था। 1800 के दशक की शुरुआत में मफेकेन, शाब्दिक रूप से कुचलना, ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरणीय अस्थिरता और यूरोपीय उपनिवेशीकरण के जटिल परस्पर क्रिया के कारण मूल समूहों के बीच संघर्ष, प्रवास और राज्य गठन का एक तीव्र दौर देखा। 61 प्रमुखताएं समृद्ध हुई और व्यापार मार्गों और चरागाह भूमि पर प्रतिस्पर्धा करने लगीं, जिससे पूर्व में ndavandwe और मथेथवा सर्वोच्चताएं बनीं। 62 ndavandwe ने मथेथवा को हराया, जो विभिन्न समूहों में विभाजित हो गया, जिनमें से एक का नेतृत्व अमाजुलू के शाका ने किया था। 63 1810 के दशक में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार के रूप में चौथा और पांचवा जोसा युद्ध देखा गया। 64 महंगे छापों के बीच ndavandwe बिखर गया और शाका के जुलू साम्राज्य ने सत्ता की शून्यता को भरने के लिए उदय जुलू ने ndavandwe को पूरी तरह से हरा दिया, हालांकि गाजा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। 65 66 दक्षिण अफ्रीका का 1876 का मानचित्र। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कई डच निवासी केप कॉलोनी से चले गए, जहां वे ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन थे। प्रवासी समूहों की श्रृंखला में, जिन्हें वूरट्रेकर्स के रूप में जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है पथप्रदर्शक या अग्रणी, वे भविष्य के नेटाल, फ्री स्टेट और ट्रांसवाल क्षेत्रों में चले गए। बोअर्स ने बोअर गणराज्यों की स्थापना की: दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, नतालिया गणराज्य और ऑरेंज फ्री स्टेट। 67 इंटीरियर में केप कॉलोनी बत्सवाना और ग्रिक्वा की कीमत पर विस्तारित हुई और बोअर विस्तार ने मध्य ऑरेंज नदी क्षेत्र में काफी अस्थिरता पैदा की। 68 माटाबेले साम्राज्य पूर्वी इंटीरियर पर हावी हो गया और वेंडा साम्राज्य पर छापा मारा। 69 इन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण का संघर्ष यूरोपीय लोगों और स्वदेशी आबादी के बीच और बोअर्स और ब्रिटिशों के बीच संबंधों में एक कारक था। 70 16 मई 1876 को दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति थॉमस फ्रैंकोइस बर्गर्स ने पेडी लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। राजा सेखुखुन 1 अगस्त 1876 को सेना को हराने में कामयाब रहे। लिडेनबर्ग वॉलंटियर कॉर्प्स द्वारा किए गए 1
और हमले को भी खदेड़ दिया गया। 16 फरवरी 1877 को दोनों दलों ने बोत्सबेलो में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 71 बोअर्स की पेडी को वश में करने में असमर्थता के कारण बर्गर्स पॉल क्रूगर के पक्ष में चले गए और दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1878 और 1879 में 3 ब्रिटिश हमलों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया गया, जब तक कि गार्नेट वोल्सेले ने नवंबर 1879 में 2000 ब्रिटिश सैनिकों, बोअर्स और 10,000 स्वाजियों की सेना के साथ सेखुखुन को हरा नहीं दिया। एंग्लो जुलू युद्ध 1879 में ब्रिटिश और जुलू साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। कनारा में लॉर्ड कार्नरवॉन द्वारा संघ की सफल शुरुआत के बाद यह सोचा गया कि सैन्य अभियानों के साथ साथ इसी तरह के राजनीतिक प्रयास दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी राज्यों, आदिवासी क्षेत्रों और बोअर गणराज्यों के साथ सफल हो सकते हैं। 1874 में हेनरी बार्टले फ्रेरे को ऐसी योजनाओं को अमल में लाने के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में दक्षिण अफ्रीका भेजा गया था। बाधाओं में बोअर के स्वतंत्र राज्यों और जुलूलैंड सेना की उपस्थिति थी। जुलू राष्ट्र ने इसांडलवाना की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया। अंततः जुलूलैंड युद्ध हार गया, जिसके परिणामस्वरूप जुलू राष्ट्र की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। 72 बोअर युद्ध। मुख्य लेख: बोअर युद्ध, प्रथम बोअर युद्ध और द्वितीय बोअर युद्ध। माजुबा हिल की लड़ाई प्रथम बोअर युद्ध के दौरान अंतिम निर्णायक लड़ाई थी। द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश यातना शिविर में बोअर महिलाएं और बच्चे। बोअर गणराज्यों ने प्रथम बोअर युद्ध 1880 से 1881 के दौरान गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग करके ब्रिटिश अतिक्रमणों का सफलतापूर्वक विरोध किया, जो स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त थे। ब्रिटिश द्वितीय बोअर युद्ध 1899 से 1902 में अधिक संख्या, अधिक अनुभव और नई रणनीति के साथ लौटे और, हालांकि बोअर युद्ध के कारण भारी हताहत हुए, वे अंततः झुलसी हुई धरती की रणनीति और एकाग्रता शिविरों के कारण सफल हुए, जिसमें 27,000 बोअर नागरिक बीमारी और उपेक्षा के संयोजन के कारण मारे गए। 73 19वीं सदी के अंत से दक्षिण अफ्रीका की शहरी आबादी तेजी से बढ़ी। युद्धों की तबाही के बाद बोअर किसान ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट शहरों में भाग गए और एक श्वेत शहरी गरीब वर्ग का गठन किया। 74 स्वतंत्रता। यह भी देखे: दक्षिण अफ्रीका संघ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका का सैन्य इतिहास और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका का सैन्य इतिहास। श्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों के बीच ब्रिटिश विरोधी नीतियां स्वतंत्रता पर केंद्रित थीं। डच और ब्रिटिश औपनिवेशिक वर्षों के दौरान नस्लीय अलगाव ज्यादातर अनौपचारिक था, हालांकि स्वदेशी लोगों के बसने और आवागमन को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, जिनमें 1879 का मूल स्थान अधिनियम और पास कानूनों की प्रणाली शामिल थी। 75 76 77 78 79 द्वितीय बोअर युद्ध की समाप्ति के 8 साल बाद और 4 साल की बातचीत के बाद दक्षिण अफ्रीका अधिनियम 1909 ने 31 मई 1910 को दक्षिण अफ्रीका संघ का निर्माण करते हुए नाममात्र की स्वतंत्रता प्रदान की। संघ एक प्रभुत्व था जिसमें केप, ट्रांसवाल और नटाल उपनिवेशों के पूर्व क्षेत्र, साथ ही ऑरेंज फ्री स्टेट गणराज्य शामिल थे। 1913 के मूल निवासी भूमि अधिनियम ने अश्वेतों द्वारा भूमि के स्वामित्व को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया। उस स्तर पर उन्होंने देश के केवल 7% हिस्से को नियंत्रित किया। स्वदेशी लोगों के लिए आरक्षित भूमि की मात्रा बाद में मामूली रूप से बढ़ा दी गई थी। 1931 में वेस्टमिंस्टर की संविधि के पारित होने के साथ संघ यूनाइटेड किंगडम से पूरी तरह से संप्रभु बन गया, जिसने देश में कानून बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद की अंतिम शक्तियों को समाप्त कर दिया। उस बिंदु से पहले केवल 3 अन्य अफ्रीकी देश लाइबेरिया, इथियोपिया और मिस्र स्वतंत्र थे। 1934 में दक्षिण अफ्रीकी पार्टी और नेशनल पार्टी ने अफ्रीकन्स और अंग्रेजी बोलने वाले गोरों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए यूनाइटेड पार्टी का गठन किया। 1939 में
द्वितीय विश्व युद्ध में संघ के प्रवेश पर पार्टी विभाजित हो गई। यूनाइटेड किंगडम के सहयोगी के रूप में एक ऐसा कदम जिसका नेशनल पार्टी के अनुयायियों ने विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका आधिकारिक तौर पर दक्षिण अफ्रीका गणराज्य आरएसए अफ्रीका का सबसे दक्षिणी देश है। इसके 9 प्रांत दक्षिण में 2798 किलोमीटर 1739 मील समुद्र तट से घिरे है, जो दक्षिण अटलांटिक और हिंद महासागर के साथ फैला है। 15, 16, 17 उत्तर में पड़ोसी देश नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से, पूर्व और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और एस्वातिनी से, और यह लेसोथो को घेरता है। 18, 1, 221,037 वर्ग किलोमीटर 4,71,445 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करते हुए देश की आबादी 64 मिलियन से अधिक है। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, जबकि केपटाउन संसद की सीट के रूप में विधायी राजधानी है। 19 सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला शहर जोहान्सबर्ग है, उसके बाद केपटाउन और डरबन है। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि लगभग 2.5 मिलियन साल पहले दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न होमिनिड प्रजातियां मौजूद थीं और आधुनिक मनुष्य 1 लाख साल पहले इस क्षेत्र में निवास करते थे। पहले ज्ञात लोग स्वदेशी खोइसन थे और पश्चिम और मध्य अफ्रीका के बंटूभाषी लोग बाद में 2000 से 1000 साल पहले इस क्षेत्र में चले गए। उत्तर में 13वीं शताब्दी में मापुंगुबवे साम्राज्य का गठन हुआ। 1652 में डच ने टेबल बे में पहली यूरोपीय बस्ती की स्थापना की और 1795 और 1806 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। एम्फेकेन एक महत्वपूर्ण उथल-पुथल का दौर, जिसने जुलू साम्राज्य सहित विभिन्न अफ्रीकी राज्यों के गठन को जन्म दिया। इस क्षेत्र को और अधिक उपनिवेशित किया गया। दूसरे बोअर युद्ध के बाद केप, नटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज रिवर कॉलोनियों के एकीकरण के बाद 1910 में दक्षिण अफ्रीका संघ बनाया गया, जो 1961 में एक गणराज्य बन गया। हालांकि केप में बहुनस्लीय मताधिकार की एक प्रणाली मौजूद थी, लेकिन यह धीरे धीरे खत्म हो गई और 1994 तक अधिकांश काले दक्षिण अफ्रीकी लोगों को मताधिकार नहीं मिला। नेशनल पार्टी ने 1948 में रंगभेद लागू किया, जिससे पहले की नस्लीय अलगाव की स्थिति संस्थागत हो गई। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के अंदर और बाहर अन्य रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर अहिंसक संघर्ष के बाद 1980 के दशक के मध्य में भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त करना शुरू हुआ। 1994 में सार्वभौमिक चुनाव हुए, जिसके बाद सभी नस्लीय समूहों ने देश के उदार लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया, जिसमें एक संसदीय गणराज्य और 9 प्रांत शामिल है। दक्षिण अफ्रीकी समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म शामिल है। देश को अक्सर बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक विविधता का वर्णन करने के लिए इंद्रधनुष राष्ट्र कहा जाता है, खासकर रंगभेद के मद्देनजर। 20 अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक मध्यम शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त, दक्षिण अफ्रीका महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव रखता है और ब्रिक्स प्लस, अफ्रीकी संघ, एसएडीसी, एसएसीयू, राष्ट्रमंडल राष्ट्र और जी20 का सदस्य है। 21, 22 एक विकासशील, नव औद्योगिकृत देश, यह नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद द्वारा अफ्रीका में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 23, 24 अफ्रीका में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के लिए इथियोपिया के साथ जुड़ा हुआ है। 25 और अद्वितीय बायोम, पौधे और पशु जीवन के साथ एक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है। 26 हालांकि अपराध, हिंसा, गरीबी और असमानता व्यापक रूप से फैली हुई है। 2024 तक लगभग 32% आबादी बेरोजगार है। 27, 28 जबकि कुछ 56% गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। 29, 30 0.63 के उच्चतम गिनी गुणांक के साथ दक्षिण अफ्रीका को दुनिया के सबसे आर्थिक रूप से असमान देशों में से एक माना जाता है। 31, 32 शब्द साधन। यह भी देखें, दक्षिण अफ्रीका के आधिकारिक नामों की सूची। दक्षिण अफ्रीका नाम अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर देश की भौगोलिक स्थिति से लिया गया है। गठन के समय देश का नाम अंग्रेजी में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका
और डच में यूनी वैन जुडफ्रीका रखा गया था, जो 4 ब्रिटिश उपनिवेशों के एकीकरण से इसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। 1961 से अंग्रेजी में इसका लंबा औपचारिक नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका और अफ्रीकी में रिपब्लिक वैन स्वीडफ्रीका रहा है। देश का आधिकारिक नाम 12 आधिकारिक भाषाओं में है। 33, 34 मजांसी, जो खोसा संज्ञा यूमजंजी से लिया गया है, जिसका अर्थ है दक्षिण। दक्षिण अफ्रीका के लिए बोलचाल का नाम है। 35, 36 जबकि कुछ पैनअफ्रीकनिस्ट राजनीतिक दल अजानिया शब्द को पसंद करते हैं। 948 में नेशनल पार्टी सत्ता में चुनी गई। इसने डच और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत शुरू हुए नस्लीय अलगाव को मजबूत किया। कनाडा के इंडियन एक्ट को एक रूपरेखा के रूप में लेते हुए 83 राष्ट्रवादी सरकार ने सभी लोगों को 3 जातियों गोरे, काले, भारतीय और रंगीन लोग, मिश्रित नस्ल के लोग में वर्गीकृत किया और प्रत्येक के लिए अधिकार और सीमाएं विकसित कीं। श्वेत अल्पसंख्यक 20% से कम 84 ने बहुत बड़े काले बहुमत को नियंत्रित किया। कानूनी रूप से संस्थागत अलगाव को रंगभेद के रूप में जाना जाता है। जबकि गोरों ने पूरे अफ्रीका में जीवन स्तर के उच्चतम मानक का आनंद लिया, जो प्रथम विश्व पश्चिमी देशों के बराबर था, काले बहुमत आय, शिक्षा, आवास और जीवन प्रत्याशा सहित लगभग हर मानक से वंचित रहे। 31 मई 1961 को जनमत संग्रह केवल श्वेत मतदाताओं के लिए खुला के बाद देश एक गणतंत्र बन गया, जो संकीर्ण रूप से पारित हुआ। 86 ब्रिटिश प्रभुत्व वाले नटाल प्रांत ने बड़े पैमाने पर प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एलिजाबेथ द्वितीय ने दक्षिण अफ्रीका की रानी की उपाधि खो दी और अंतिम गवर्नर जनरल चार्ल्स रॉबर्ट्स स्वाट राज्य के राष्ट्रपति बन गए। वेस्टमिंस्टर प्रणाली के लिए एक रियायत के रूप में राष्ट्रपति की नियुक्ति संसद द्वारा की गई और 1983 के पीडब्ल्यू बोथा के संविधान अधिनियम तक वस्तुतः शक्तिहीन थी, जिसने प्रधानमंत्री के कार्यालय को समाप्त कर दिया और संसद के प्रति उत्तरदायी एक अद्वितीय, मजबूत राष्ट्रपति पद स्थापित किया। अन्य राष्ट्रमंडल देशों के दबाव में दक्षिण अफ्रीका 1961 में संगठन से हट गया। यह रंगभेद की समाप्ति के बाद 1994 में फिर से इसमें शामिल हो गया। देश के अंदर और बाहर दोनों जगह रंगभेद के विरोध के बावजूद सरकार ने रंगभेद को जारी रखने के लिए कानून बनाया। सुरक्षा बलों ने आंतरिक असंतोष पर नकेल कसी और हिंसा व्यापक हो गई, जिसमें अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC), अजानियन पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन और पैनअफ्रीकनिस्ट कांग्रेस जैसे रंगभेद विरोधी संगठन गुरिल्ला युद्ध 87 और शहरी तोड़फोड़ कर रहे थे। 88 3 प्रतिद्वंद्वी प्रतिरोध आंदोलनों ने कभी कभी अंतर्गुटीय झड़पों में भी भाग लिया, क्योंकि वे घरेलू प्रभाव के लिए होड़ करते थे। 89 रंगभेद तेजी से विवादास्पद हो गया और कई देशों ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नस्लीय नीतियों के कारण उसके साथ व्यापार का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बहिष्कार और प्रतिबंध बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और विदेशी निवेशकों द्वारा होल्डिंग्स के विनिवेश तक बढ़ा दिए गए। 90 91 बाद रंगभेद। अधिक जानकारी दक्षिण अफ्रीका का इतिहास 1994 वर्तमान जनवरी 1992 में F.W. डी क्लार्क और नेल्सन मंडेला हाथ मिलाते हुए 1974 में मंगोसुथु बुथेलेजी और हैरी श्वार्टज द्वारा हस्ताक्षरित महलाबातिनी आस्था घोषणापत्र में सभी के लिए सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और समानता के सिद्धांतों को शामिल किया गया था, जो दक्षिण अफ्रीका में काले और सफेद राजनीतिक नेताओं द्वारा इस तरह के समझौतों में से पहला था। अंततः F.W. डी क्लार्क ने नीतियों और सरकार के परिवर्तन के लिए 1993 में नेल्सन मंडेला के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं शुरू कीं। 1990 में नेशनल पार्टी सरकार ने भेदभाव को खत्म करने की दिशा में पहला कदम उठाया जब उसने ANC और अन्य राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध हटा दिया। इसने तोड़फोड़ के लिए 27 साल की सजा काटने के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई। 1992 के जनमत संग्रह में श्वेत मतदाताओं से अनुमोदन के साथ
सरकार ने रंगभेद को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी रखी। दक्षिण अफ्रीका ने 1994 में अपना पहला सार्वभौमिक चुनाव आयोजित किया, जिसमें एएनसी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। तब से यह सत्ता में है। देश राष्ट्रमंडल देशों में फिर से शामिल हो गया और दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय का सदस्य बन गया। 92 रंगभेद के बाद एएनसी शासित दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी 30% से अधिक हो गई और आय असमानता बढ़ गई। 93-94 जबकि कई अश्वेत लोग मध्यम या उच्च वर्ग में पहुंच गए हैं। आधिकारिक मैट्रिक्स द्वारा 1994 और 2003 के बीच काले लोगों की समग्र बेरोजगारी दर खराब हो गई, लेकिन विस्तारित परिभाषाओं का उपयोग करके काफी गिरावट आई। 95 सफेद दक्षिण अफ्रीकियों के बीच गरीबी, जो पहले दुर्लभ थी, बढ़ गई। 96 सरकार ने धन और आर्थिक विकास दोनों के पुनर्वितरण को सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय अनुशासन हासिल करने के लिए संघर्ष किया। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 1990 के दशक के मध्य तक लगातार बढ़ता रहा। 97 फिर 1995 से 2005 तक गिरता रहा और फिर 2013 में 1995 के शिखर पर पहुंच गया। 98 यह गिरावट काफी हद तक दक्षिण अफ्रीकी HIV एड्स महामारी के कारण है, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका में जीवन प्रत्याशा 1992 में 62 वर्ष के उच्चतम बिंदु से गिरकर 2005 में 53 वर्ष के निम्नतम स्तर पर आ गई। 99 और सरकार द्वारा महामारी के शुरुआती वर्षों में इससे निपटने के लिए कदम उठाने में विफलता। 100 जोहान्सबर्ग के उपनगर सोवेटो में समर्थक वुवुजेला के साथ 2010 फीफा विश्व कप देख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में विदेशी द्वेष के खिलाफ जोहान्सबर्ग में मार्च। 23 अप्रैल 2015 मई 2008 में हुए दंगों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 101 हाउसिंग राइट्स एंड इविक्शन सेंटर का अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। 102 लक्ष्य मुख्य रूप से कानूनी और अवैध आप्रवासी और शरण चाहने वाले शरणार्थी थे, लेकिन पीड़ितों में से 1/3 दक्षिण अफ्रीकी नागरिक थे। 101 2006 के एक सर्वेक्षण में दक्षिण अफ्रीकी प्रवासन परियोजना ने निष्कर्ष निकाला कि दक्षिण अफ्रीकी किसी भी अन्य राष्ट्रीय समूह की तुलना में आप्रवासन के सबसे ज्यादा विरोधी है। 103 शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने 2008 में बताया कि 2 लाख से अधिक शरणार्थियों ने दक्षिण अफ्रीका में शरण के लिए आवेदन किया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक था, और इसमें सबसे बड़ा महानगर गौतेंग शामिल है। हाईवेल्ड के उत्तर में लगभग 25 डिग्री 30 फीट दक्षिण अक्षांश रेखा से पठार बुशवेल्ड में नीचे की ओर झुकता है। ग्रेट एस्केर्पमेंट के नीचे तटीय बेल्ट उत्तर पूर्व से दक्षिणावर्त घूमते हुए लिम्पोपो लोवेल्ड से बनी है, जो मपुमलांगा ड्रेकेन्सबर्ग ग्रेट एस्केर्पमेंट का पूर्वी भाग के नीचे मपुमलांगा लोवेल्ड में विलीन हो जाती है। 130 यह एस्केर्पमेंट के ऊपर हाईवेल्ड की तुलना में अधिक गर्म, शुष्क और कम खेती की जाती है। 127 क्रूगर नेशनल पार्क, जो उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो और मपुमलांगा प्रांतों में स्थित है, लोवेल्ड के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करता है, जो 19,633 वर्ग किलोमीटर 7,580 वर्ग मील को कवर करता है। 131 ड्रेकेन्सबर्ग को दर्शाती छवि। ड्रेकेन्सबर्ग ग्रेट एस्केर्पमेंट का पूर्वी और सबसे ऊंचा हिस्सा, जो केंद्रीय पठार की पूर्व, दक्षिण और पश्चिमी सीमाओं को घेरता है। ग्रेट एस्केर्पमेंट के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों के नीचे तटीय बेल्ट में केप फोल्ड पर्वत की कई श्रेणियां हैं, जो तट के समानांतर चलती है और ग्रेट एस्केर्पमेंट को महासागर से अलग करती है। 132 133 फोल्ड पर्वतों की ये समानांतर श्रेणियां मानचित्र में ऊपर बाईं ओर दिखाई गई है। इन पर्वत श्रेणियों के उत्तर में ग्रेट एस्केर्पमेंट के मार्ग पर ध्यान दें। दक्षिण में आउटेनिक्वा और लैंगबर्ग श्रेणियों और उत्तर में स्वार्टबर्ग श्रेणी के बीच की भूमि को लिटिल कारू के नाम से जाना जाता है। 127 जिसमें ग्रेट कारू के समान अर्धरेगिस्तानी झाड़ीदार भूमि शामिल है,
सिवाय इसके कि स्वार्टबर्ग पर्वत की तलहटी के साथ इसकी उत्तरी पट्टी में कुछ अधिक वर्षा होती है और इसलिए ग्रेट कारू की तुलना में यहाँ अधिक खेती की जाती है। लिटिल कारू ऑरटशोर्न के आसपास शुतुरमुर्ग पालन के लिए प्रसिद्ध है। स्वार्टबर्ग रेंज के उत्तर में ग्रेट एस्केर्पमेंट तक का निचला इलाका ग्रेट कारू का निचला हिस्सा है, जो जलवायु और वनस्पति की दृष्टि से ग्रेट एस्केर्पमेंट के ऊपर के कारू से लगभग अप्रभेद्य है। आउटेनिकुआ और लैंगबर्ग रेंज और महासागर के बीच की संकरी तटीय पट्टी में साल भर मध्यम रूप से उच्च वर्षा होती है, जिसे गार्डन रूट के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका, एक आम तौर पर वनविहीन देश में जंगलों के सबसे व्यापक क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। देश के दक्षिण पश्चिमी कोने में केप प्रायद्वीप तटीय पट्टी का सबसे दक्षिणी छोर बनाता है, जो अटलांटिक महासागर की सीमा बनाता है और अंततः ऑरेंज नदी पर नामीबिया के साथ देश की सीमा पर समाप्त होता है। केप प्रायद्वीप में भूमध्यसागरीय जलवायु है, जिससे यह और इसके आसपास के क्षेत्र उपसहारा अफ्रीका का एकमात्र हिस्सा बन जाते हैं, जहां सर्दियों में अधिकांश वर्षा होती है। 134, 135 केप प्रायद्वीप के उत्तर में तटीय पट्टी, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में उत्तर दक्षिण की ओर चलने वाली केप फोल्ड पर्वतमाला की पहली पंक्ति से घिरी है। केप फोल्ड पर्वत 32 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा पर समाप्त हो जाते हैं। 133, जिसके बाद ग्रेट एस्केर्पमेंट तटीय मैदान की सीमा बनाता है। इस तटीय पट्टी के सबसे दक्षिणी भाग को स्वार्टलैंड और माल्मसबरी मैदान के रूप में जाना जाता है, जो सर्दियों की बारिश पर निर्भर एक महत्वपूर्ण गेहूं उगाने वाला क्षेत्र है। उत्तर में आगे का क्षेत्र नामक्वालैंड के रूप में जाना जाता है। 136, जो ऑरेंज नदी के पास अधिक शुष्क हो जाता है। थोड़ी बहुत बारिश जो होती है वह सर्दियों में होती है। 135, जिसके परिणामस्वरूप वसंत अगस्त से सितंबर। दक्षिण अफ्रीका के पास एक अपतटीय क्षेत्र भी है, प्रिंस एडवर्ड द्वीप समूह का छोटा उपअंटार्कटिक द्वीप समूह, जिसमें मैरियन द्वीप 290 किलोमीटर 2 या 110 वर्ग मील और प्रिंस एडवर्ड द्वीप 45 किलोमीटर 2 या 17 वर्ग मील शामिल है। जलवायु। मुख्य लेख। दक्षिण अफ्रीका की जलवायु। दक्षिण अफ्रीका के कोपेन जलवायु प्रकार। दक्षिण अफ्रीका में आमतौर पर समशीतोष्ण जलवायु है, क्योंकि यह तीन तरफ से अटलांटिक और हिंद महासागर से घिरा हुआ है, क्योंकि यह जलवायु की दृष्टि से हल्के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा की ओर और आगे अंतर्देशीय की ओर लगातार बढ़ती जाती है। इस विविध स्थलाकृति और महासागरीय प्रभाव के परिणामस्वरूप जलवायु क्षेत्रों की एक बड़ी विविधता है। जलवायु क्षेत्र सबसे उत्तर पश्चिम में दक्षिणी नामीब के चरम रेगिस्तान से लेकर मोजाम्बिक और हिंद महासागर के साथ पूर्व में हरे-भरे उपोष्णकटिबंधीय जलवायु तक फैले हुए है। दक्षिण अफ्रीका में सर्दियां जून से अगस्त के बीच होती है। चरम दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर के समान जलवायु होती है, जिसमें गीली सर्दियां और गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल होता है, जिसमें झाड़ीदार भूमि और घने जंगल के प्रसिद्ध फिनबोस बायोम होते। दक्षिण तट पर पूर्व की ओर वर्षा वर्ष भर समान रूप से वितरित होती है, जिससे हराभरा परिदृश्य बनता है। लोवेल्ट के दक्षिण में वार्षिक वर्षा बढ़ जाती है, विशेष रूप से तट के पास, जो उपोष्णकटिबंधीय है। फ्री स्टेट विशेष रूप से समतल है, क्योंकि यह उच्च पठार पर केंद्र में स्थित है। वाल नदी के उत्तर में हाईवेल्ड बेहतर पानी वाला हो जाता है और गर्मी के उपोष्णकटिबंधीय चरम का अनुभव नहीं करता है। हाईवेल्ड के केंद्र में जोहान्सबर्ग समुद्र तल से 1740 मीटर 5709 फीट ऊपर है और 760 मिमी 29.9 इंच वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। इस क्षेत्र में सर्दियां ठंडी होती है, हालांकि बर्फबारी दुर्लभ है। भ्रष्टाचार और राज्य पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने के लिए 2018 में स्थापित जोंडो आयोग ने 2022 में अपने निष्कर्ष जारी किए। इसने ट्रांसनेट, एस्कॉम और डेनेल के साथ साथ कानून प्रवर्तन, खुफिया एजेंसियों और सिविल सेवा सहित सरकार के हर स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पाया। इसने प्रणालीगत भ्रष्टाचार,
धोखाधड़ी, रैकेटियरिंग, रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और राज्य पर कब्जा करने के सबूत दर्ज किए। इसने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और जैकब जुमा की जांच की, जिनके बारे में यह निष्कर्ष निकला कि वे गुप्ता परिवार को उनकी प्रत्यक्ष सहायता के माध्यम से राज्य पर कब्जा करने में शामिल थे। 117, 118 आयोग ने अनुमान लगाया कि राज्य द्वारा खर्च की गई कुल राशि जो राज्य के कब्जे से दूषित थी, लगभग 57 बिलियन रैंड थी। 57 बिलियन रैंड का 97% से अधिक हिस्सा ट्रांसनेट और एस्कॉम से आया था। इन निधियों में से गुप्ता उद्यम को कम से कम 15 बिलियन रैंड मिले। राज्य को हुए कुल नुकसान का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन यह 15 बिलियन रैंड से कहीं ज्यादा होगा। 118 दक्षिण अफ्रीका ने 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और चल रहे युद्ध के संबंध में तटस्थता की स्थिति बनाए रखी है। 29 दिसंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका ने गाजा युद्ध के हिस्से के रूप में गाजा पट्टी में इजरायल के आचरण के संबंध में औपचारिक रूप से अपना मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इजरायल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया था और कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने बार बार हमास के वरिष्ठ नेताओं की मेजबानी की है, जो इजरायल में 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए जिम्मेदार समूह है। 119, 120 2024 के आम चुनावों के बाद अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने रंगभेद की समाप्ति के बाद पहली बार राष्ट्रीय वोट में अपनी हिस्सेदारी 50% से नीचे देखी, हालांकि यह दक्षिण अफ्रीकी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनी रही। 121 राष्ट्रपति रामफोसा ने राष्ट्रीय एकता सरकार की घोषणा की, जो नेल्सन मंडेला की कैबिनेट के बाद पहली थी, और डेमोक्रेटिक अलायंस, पिछली मुख्य विपक्षी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के साथ एक समझौता किया। 122 रामफोसा को आर्थिक स्वतंत्रता सेनानियों के नेता जूलियस मलिमा के खिलाफ नेशनल असेंबली द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। 123 भूगोल मुख्य लेख, दक्षिण अफ्रीका का भूगोल। दक्षिण अफ्रीका का उपग्रह चित्र। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी भाग में है, जिसकी तटरेखा 2500 किलोमीटर 1553 मील से ज्यादा और 2 महासागरों, दक्षिणी अटलांटिक और हिंद के साथ फैली है। 219 912 किमी 4,71,011 वर्ग मील के साथ। 124 दक्षिण अफ्रीका दुनिया का 24वां सबसे बड़ा देश है। 125 प्रिंस एडवर्ड द्वीप को छोड़कर देश 22 डिग्री और 35 अक्षांश और 16 डिग्री और 33 देशांतर के बीच स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का आंतरिक भाग एक बड़े, ज्यादातर जगहों पर लगभग समतल पठार से बना है, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर 3300 फीट और 2100 मीटर 6900 फीट के बीच है, जो पूर्व में सबसे ऊंचा है और पश्चिम और उत्तर की तरफ धीरे धीरे नीचे की ओर झुका हुआ है। 126 यह पठार ग्रेट एस्केर्पमेंट से घिरा हुआ है। 127 जिसका पूर्वी और सबसे ऊंचा हिस्सा ड्रेकेनसबर्ग के नाम से जाना जाता है। 128 ड्रेकेनसबर्ग में 3450 मीटर 11320 फीट की ऊंचाई पर माफ्ती सबसे ऊंची चोटी है। क्वाजुलुंताल लेसोथो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ग्रेट एस्केर्पमेंट के सबसे ऊंचे हिस्से से बनती है, जो 3000 मीटर 9800 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंचती है। 129 पठार के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग समुद्र तल से लगभग 1100 से 1800 मीटर ऊपर और नीचे का मैदान समुद्र तल से लगभग 700 से 800 मीटर ऊपर दाईं ओर नक्शा देखे ग्रेट कारू के नाम से जाना जाता है, जिसमें विरल आबादी वाली झाड़ीदार भूमि है। उत्तर की ओर ग्रेट कारू अधिक शुष्क बुशमैनलैंड में विलीन हो जाता है, जो अंतः देश के उत्तर पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान बन जाता है। पठार के मध्य पूर्वी और सबसे ऊंचे भाग को हाईवेल्ड के नाम से जाना जाता है। यह अपेक्षाकृत अच्छी तरह से पानी वाला क्षेत्र देश की वाणिज्यिक कृषि भूमि के बड़े हिस्से का घर है। 104 ये लोग मुख्य रूप से जिम्बाब्वे से थे। 104 नौकरियों, व्यापार के अवसरों,
सार्वजनिक सेवाओं और आवास पर प्रतिस्पर्धा ने शरणार्थियों और मेजबान समुदायों के बीच तनाव को जन्म दिया है। 104 जबकि दक्षिण अफ्रीका में जेनोफोबिया अभी भी एक समस्या है। 2011 में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने बताया कि हालिया हिंसा उतनी व्यापक नहीं थी जितनी शुरू में आशंका थी। 104 फिर भी, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका नस्लीय मुद्दों से जूझना जारी रखता है, प्रस्तावित समाधानों में से एक कानून पारित करना है, जैसे कि लंबित घृणा अपराध और घृणास्पद भाषण विधेयक, जो दक्षिण अफ्रीका के नस्लवाद पर प्रतिबंध और समानता के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखता है। 105 106 14 फरवरी 2018 को जैकब जुमा ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। 15 फरवरी से एएनसी अध्यक्ष सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है। 16 मार्च 2018 को राष्ट्रपति जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के ठीक एक महीने बाद राष्ट्रीय लोक अभियोजन निदेशक शॉन अब्राहम ने घोषणा की कि जुमा को फिर से 16 आपराधिक आरोपों पर अभियोजन का सामना करना पड़ेगा। धोखाधड़ी के 12 आरोप, भ्रष्टाचार के 2 और रैकेटियरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोप, ठीक वैसे ही जैसे 2006 के अभियोग में थे। अदालत में पेश नहीं होने के बाद फरवरी 2020 में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। 2021 में उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया और 15 महीने कैद की सजा सुनाई गई। जवाब में जुमा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण दंगे, लूटपाट, बर्बरता और व्यापक हिंसा हुई, जिसमें 354 लोग मारे गए। 160 दक्षिण अफ्रीका 2020 से राजनीतिक और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, व्यवसायों और राजनीतिक हस्तियों ने कहा है कि देश उच्च बेरोजगारी, कम व्यापार निवेश, राजनीतिक भ्रष्टाचार और राज्य के कब्जे के कारण एक असफल राज्य में बदल सकता है। 108 109 110 देश 2007 से ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लोडशेडिंग के कारण नियमित रूप से बिजली गुल हो रही है। 111 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दक्षिण अफ्रीका बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और राज्य के कब्जे से पीड़ित है। 112 दक्षिण अफ्रीका में अस्थिरता के मुख्य कारणों में से एक भूमि वितरण है। काले दक्षिण अफ्रीकियों के पास 80% आबादी होने के बावजूद 4% भूमि है, जबकि सफेद दक्षिण अफ्रीकियों के पास निजी स्वामित्व वाली 75% भूमि है। 113 114 115 1998 से दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने उन लोगों के 80,000 भूमि दावों का निपटारा किया है, जिन्हें पिछली सरकार ने भूमि से बेदखल कर दिया था। भूमि दावे के 90% मामलों में लोगों ने भूमि के बजाय पैसे को चुना। तो दोस्तों, अब तक इसके सेक्शनों की बात की जाए तो 3 सेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं। तीसरा सेक्शन अभी हमें हाल ही में देखने को मिला है और टोटल 21 एपिसोड पूरी सीरीज के अंदर हमें देखने को मिले हैं और 4 दिसंबर 2020 से इसकी सीरीज़ की स्टार्टिंग की गई थी। अब नया सेक्शन तीसरा आ चुका है, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।